हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, एक डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे कश्मीर के इतिहास पर। प्राचीन काल से भारत में, खासकर कश्मीर में 1339 मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक हम कश्मीर के इतिहास को आज डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक प्रकाश डालते हैं हम कश्मीर के इतिहास पर। हम सिंध का इतिहास पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, प्रतिहारों का यानी थानेश्वर का इतिहास, इधर चले तो बंगाल, ऊपर चले तो कन्नौज को हम पढ़ ही रहे हैं। एक हमारे पास सीमावर्ती राज्य है कश्मीर। दोस्तों कश्मीर आज का नहीं, बहुत पुराना हिस्सा है भारत का। आज तो हमारे पास केवल ये इतना सा हिस्सा रह गया है, और ये गलती हुई है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। मैं उनको अकेले को इस बात का दोषी नहीं मानता, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं हो सकता कि हम डिवाइड करें अपने देश को, कि हम अपना कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दें। ऐसा कहते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल दक्षिण भारत आए हुए थे हैदराबाद की स्थिति को संभालने के लिए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अपनी कश्मीर की सीमा रेखा मान लिया, और कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान की ओर चला गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज तक इस हिस्से पर लड़ते हैं, विवाद आज तक चला आ रहा है। और अब तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से धारा 370 को हटाया है। तब से हमारा कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े वायदे थे जो उन्होंने पूरे करने की कोशिश पूरी की है, और 2 वादे तो ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं। एक राम मंदिर बनाने का वायदा, एक कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा, और एक वादा है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। तो काम चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी, और ऐसा बताया जा रहा है कि विधि आयोग ने और कानूनी जो सलाहकार हैं उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की अभी ज़रूरत है नहीं। तो अभी चल रहा है, जनता से भी पूछा जा रहा है कि क्या किया जाना है। ठीक है, तो कश्मीर के इतिहास को हम प्राचीन काल से कहाँ तक पढ़ेंगे आज? 1339 मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि कश्मीर आज का नहीं, बहुत पुराना हिस्सा है भारत का। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ अगर हम कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करें, तो कश्मीर का डेवलपमेंट और भारत में मानव सभ्यता का विकास एक साथ चलता दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट रहे हैं भारत के जहां पर प्रागैतिहासिक, या मैं कहूँ प्री हिस्टोरिक एज के हमें साक्ष्य मिलते हैं, उनमें से कश्मीर भी है। कश्मीर का एक हिस्सा है बुर्जहोम। इस स्थान पर हमें मनुष्य के साथ पालतू पशु दफनाए जाने की प्रथा का पता चलता है। यहाँ पर एक गड्ढे में, मतलब एक पाषाणकालीन कब्र है जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक कुत्ते का हमें शव बरामद हुआ है, सब मिला है। ठीक है, तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कश्मीर का डेवलपमेंट भी हुआ है, और कश्मीर आज का नहीं, बहुत पुराना स्टेट है, क्योंकि हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम इसका एक सबूत हमारे पास है। इसके बाद दोस्तों हम वैदिक युग में पहुंचे। वैदिक युग, आर्यों का आगमन। तो इसकी कहानी सीधी हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ जाती है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो किंवदंतियाँ हैं, मतलब किंवदंतियाँ मतलब समझते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ होगा।
ऐसी बातें भी की जाती है कश्मीर को लेकर। अब एक बात ये की जाती है कि वैदिक युग में आर्यों के निवास स्थान बनाने के लिए ऋषि कश्यप ने सती सार नामक एक झील को सुखा दिया था और यहाँ पर आर्यों ने अपने निवास स्थान बनाए, ये कहा जाता है। और ऋषि कश्यप ने यहाँ तपस्या की, इसी के नाम पर कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। देखिए वैदिक युग, हम ऋषि कश्यप की बात करें, ऋषि कश्यप जो सप्त ऋषियों में से एक थे, ऋषि कश्यप जो सप्त ऋषियों में से एक थे, इन व्यक्ति के नाम पर ही कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा है। पहले इसका नाम कश्यप मीरा या हम बहुत सारे नाम मिलते हैं, एक तो कश्यप मीरा मिलता है, कश्मीर रम भी मिलता है, कई सारे नाम मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित नाम है कश्यप मीरा। अब कश्यप तो ठीक है कि भाई कश्यप ऋषि कश्यप से जुड़ा हुआ है, ये मीरा क्या है? देखो मीरा का अर्थ होता है सीमा, सीमा हैदर नहीं, आजकल वो चर्चे हैं सीमा हैदर के, सीमा या महासागर, ये मीरा का अर्थ होता है। यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसमें पानी ही पानी था, और वो पानी था सतीसार झील के कारण, जिसे ऋषि कश्यप ने अपने अलौकिक शक्तियों द्वारा सुखा दिया और वहाँ पर आर्यों के लिए एक निवास स्थान बनाया। तो आर्य जनजाति यहाँ रहा करती थी, ऐसा बताया जाता है। ये भी मानना है कि जो हमारी माता पार्वती हैं, देवी उमा का अवतार, उनका अवतार मनुष्य रूप में रानी मैनावती के यहाँ कश्मीर में ही हुआ था, और उन्होंने अपने मनुष्य के अस्तित्व में रहते हुए भगवान शिव के साथ विवाह किया। ये हमें कश्मीर के बारे में एक किंवदंती सुनाई देती है। एक प्रचलित हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ का तीर्थ है अमरनाथ। अमरनाथ के बारे में दोस्तों कहानी यह है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी यहाँ पर, जिसे 2 कबूतरों ने सुना था, और कहते हैं कि वो आज भी वहाँ पर है, यहाँ पर एक शिवलिंग बना करता है। एक कहानी कश्मीर को लेकर ये भी है, जो आपने कश्मीर फाइल में सुनी होगी, कि ऋषि कश्यप ने यहाँ तपस्या की थी। सप्त ऋषि, जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, यमदग्नि, गौतम, ऐसे करके 7 ऋषि थे, उन लोगों ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो कश्मीर का प्राचीन इतिहास कई किंवदंतियों और कई कहानियों से भरा पड़ा है, कई कहानियाँ हैं कश्मीर को लेकर। तो वैदिक युग में ऋषि कश्यप के नाम पर ही कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो कश्मीर तो आगे भी है। मौर्य युग में, दूसरा पेन उठा लिया, मौर्य युग, आजकल पेनों की क्वालिटी सही नहीं आ रही। तो मौर्य युग में भी कश्मीर भारत का एक हिस्सा था। सम्राट अशोक कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करते हैं। किसकी? श्रीनगर की। हमारे पेनों को पता नहीं क्या हो गया। श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना करते हैं, और अशोक के पुत्र जालोक श्रीनगर में या कश्मीर में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विख्यात है। इसके बाद हम आए कनिष्क के काल में, तो कश्मीर तब भी था। कनिष्क के समय कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में करवाई थी, यानी कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा उस समय भी था। ठीक, इसके बाद हम आए
तो हूण राजा मेहरगुल, जिसे मालवा के राजा यशोधर्मन ने परास्त करके नरसिंहगुप्त बालादित्य जो उस समय मगध के राजा थे उन्हें दिया था। लेकिन मिहिरगुल यहाँ से भागकर कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में 1 साल तक शासन करते हैं। कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करते हैं क्योंकि वो शैव मतावलंबी होते हैं। तो कश्मीर तब भी था, अभी तो यहाँ कोई आक्रमणकारी नहीं आया है मुस्लिम। इसके बाद हम आए तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर नहीं था। अब हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर नहीं था, लेकिन हर्षवर्धन गौतम बुद्ध के दांत लेने के लिए कश्मीर तो गए थे, यानी कश्मीर का इतिहास अभी भी था हमारे पास, नाम तो मिलता है। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि कश्मीर में अब 3 राजवंश शासन करते हुए पाए जाते हैं, जिनमें कारकोट, उत्पल और लोहार वंश हैं। तीनों राजवंशों को एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, कारकोट 7वीं शताब्दी। कारकोट वंश ये 7वीं शताब्दी का वंश था, जिस समय अरबों का कुछ कुछ आक्रमण शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक अरब भारत में आए नहीं हैं। तो देखो, 7वीं शताब्दी में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ नामक एक व्यक्ति ने की थी। संस्थापक कौन थे? दुर्लभ। दुर्लभ नामक एक व्यक्ति ने कारकोट वंश की स्थापना की और ये ज़्यादा समय तक राज करते नहीं हैं। इनका जो एक महत्वपूर्ण शासक होता है कारकोट वंश का, वो थे ललितादित्य मुक्तापीड, जो दुर्लभ के बेटे थे दुर्लभक, और दुर्लभक के बेटे ही थे ललितादित्य मुक्तापीड। मुक्तापीड सरनेम नहीं है, ललितादित्य और मुक्तापीड ये 2 नाम हैं एक ही व्यक्ति के। कश्मीर फाइल में जब कृष्णा बताते हैं कश्मीर के प्राचीन इतिहास को, और आजकल तो इतिहास की बातें ज़्यादा होती है, आप डिबेट्स देखें, आप कुछ पूछेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी और बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं वो बात करते हैं केवल हिस्ट्री की। तो ललितादित्य मुक्तापीड की बात कृष्णा करते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड इस वंश के और कश्मीर के सबसे महान राजाओं में से एक थे। ललितादित्य मुक्तापीड वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया था। यशोवर्मन। हर्षवर्धन की मृत्यु सन 647 में होती है और 647 से 75 ईयर्स तक कन्नौज में क्या होता है कुछ पता नहीं रहता। और इस समय एक व्यक्ति हमें राज करता हुआ दिखाई देता है, वो है कौन? यशोवर्मन, जो इतना शक्तिशाली था, उसने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना राज कायम किया। लेकिन ये बताया जाता है ललितादित्य मुक्तापीड ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया, उसके साथ संधि की, और संधि करके उन्होंने एक गुट बनाया कि हम अरबों को भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये भारत की अखंडता और एकता का एक सबूत भी है प्राचीन राजाओं में, कि हम आपस में भले लड़ लें लेकिन हम बाहर के लोगों को हमारे चूल्हे में रोटियां नहीं सेकने देंगे। तो ललितादित्य मुक्तापीड की विजय गाथाओं में किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन भी शामिल हैं। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बंगाल के राजा को भी हराया और वहाँ से वे दक्षिण भारत राष्ट्रकूटों तक को परास्त करने गए। लेकिन ये कहानी लगती है क्योंकि उत्तर भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं। तो ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, जो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य का मार्तंड मंदिर
ललितादित्य मुक्तापीठ ने ही बनवाया था। इनका शासनकाल लगभग 704 से 760 तक का बताया जाता है। इसके बाद इनकी मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु के बाद जयापीड़ नाम का व्यक्ति, जो इनका भाई है, वो राजा बनता है और उसके बाद कारकोट वंश समाप्त हो जाता है। ठीक, तो आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। एक सूर्य का मार्तंड मंदिर यशोवर्मन को किसने हराया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कश्मीर के महान राजाओं में एक व्यक्ति ललितादित्य मुक्तापीठ थे। अब देखो, कारकोट के बाद आता है कश्मीर में उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, जिन्होंने कश्मीर में अवंतीपुर शहर की स्थापना की थी, और इनके एक अधिकारी थे जयंत, उस व्यक्ति ने एक सिंचाई के लिए नहर भी बनवाई थी। देखो, उत्पल वंश संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के बाद इनके लड़के राजा बनते हैं शंकर वर्मन। शंकर वर्मन के बाद राजा बनते हैं गोपाल वर्मन। गोपाल वर्मन के बाद राजा बनते हैं यशकर। तो हम शंकर वर्मन की बात करें, जो 883 से 902 तक रहते हैं और 902 से 904 तक रहते हैं गोपाल वर्मन। तो अवंती वर्मन, जिन्होंने 883 से 885 तक शासन जमाया कश्मीर में, इसके बाद इनके लड़के शंकर वर्मन जब राजा बनते हैं तो ये क्रूर राजा थे, जो कश्मीर की जनता पर बहुत अत्याचार करते थे और इन्होंने भारी भारी टैक्स भी लगाए। उसके बाद गोपाल वर्मन के बाद फिर से एक आध बार कश्मीर में अराजकता का माहौल होता है और 948 में यशकर नाम के एक व्यक्ति फिर से कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। कश्मीर का ये हुआ उत्पल वंश का इतिहास। इससे ज़्यादा आपको इतिहास कश्मीर का नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अब 948 के बाद कन्नौज में अब फिर कोई नहीं है। अब शासन किसके हाथ में है? तो अब एक महिला है, रानी दिद्दा। इन्होंने 980 में कश्मीर में सत्ता की स्थापना की। रानी दिद्दा एक कुशल प्रशासक थी, एक अच्छी महारानी थी। अच्छा, इन्होंने शासन व्यवस्था को जमाया, सब कुछ किया, लेकिन इनका नैतिक चरित्र और नैतिक स्तर गिरा हुआ था। दशक पति हुए जा रहे हैं। रानी दिद्दा का नैतिक स्तर गिरा हुआ था, यानी कि दशक पति हुए जा रहे हैं। रानी दिद्दा के भतीजे थे संग्राम राज। उस संग्राम राज वे व्यक्ति है जो रानी दिद्दा का विरोधी था। तो संग्राम राज रानी दिद्दा को अपदस्थ कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ये पता नहीं चलता। लेकिन संग्राम राज ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीर के तीसरे महत्वपूर्ण वंश लोहार वंश की स्थापना की। कश्मीर में अब किस वंश की स्थापना है? लोहार वंश की। 1002 से 1028 तक लोहार वंश के राजा संग्राम राज शासन करते हैं। संग्राम राज के बाद कई सारे राजा आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं कलशपुत्र हर्ष। कलशपुत्र हर्ष लोहार वंश के और कश्मीर के सबसे महान राजाओं में से एक थे। कलशपुत्र हर्ष ये वह व्यक्ति हैं जिनके दरबार में कश्मीर का इतिहासकार कल्लड़ रहा करता था, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। राजतरंगिणी वे ग्रंथ हैं जिसमें
प्राचीन कश्मीर का पूरा इतिहास आपको मिलेगा। कश्मीर का संपूर्ण इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? राजतरंगिणी में। इसके लेखक हैं कल्लड़। दरबारी कवि ये किसके हैं? श्रीहर्ष के। ठीक है, तो हर्ष सबसे महत्वपूर्ण राजा। एक तो ये खुद विद्वान है और विद्वानों के संरक्षक भी हैं, लेकिन ये राजा ऐसे राजा थे कि ये बहुत अय्यास थे, बहुत अय्यासी करते थे। और इनकी अय्यासी इतनी बढ़ गई कि कश्मीर में अर्थव्यवस्था खराब हो गई, और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हर्ष ने जनता पर भारी भारी टैक्स लगाए। हर्ष ने दारू पीना, नाच देखना, पानी की तरह पैसा बहाना, ये सब काम किसने किया? हर्ष ने। तो हर्ष से जनता नाराज है। श्री हर्ष को उच्छल और सुशल, उच्छल और सुशल, ये दो भाइयों के नेतृत्व में कश्मीर की जनता ने मार डाला। उच्छल और सुशल के नेतृत्व में श्रीहर्ष का पतन हो गया और लोहार वंश का अंत हुआ। इसके बाद उच्छल और सुशल कश्मीर में शासन करते हैं। इसके बाद कुछ उत्पल वंश के और राजा आते हैं, जिनमें जयपाल है, कुछ लोग और आते हैं, और ऐसे करते हुए 1339 में कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। 1339, ये हिस्ट्री है भाई हमारे कश्मीर की। अब देखें कि ऋषि कश्यप से लेकर श्री हर्ष और श्री हर्ष से लेकर 1339 मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक भारत में तो शासन हिंदुओं का ही रहा, कश्मीर में शासन तो हिंदुओं का ही रहा। फिर पाकिस्तानी किस हिसाब से कह सकता है कि कश्मीर उनका रहा है? महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है तो महमूद गजनवी से लड़ने के लिए पूरा भारत तो इकट्ठा नहीं होता, लेकिन विद्याधर एक ऐसे राजपूत व्यक्ति थे जिन्होंने लड़ाई की। किसके खिलाफ? महमूद गजनवी के खिलाफ। त्रिलोचन पाल जो राज्यपाल के बेटे थे, उनके खिलाफ भी कश्मीर के राजा ने एक व्यक्ति को भेजा था महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ने के लिए। मंत्री तुंग आए थे। त्रिलोचन पाल जो राज्यपाल भाग जाता है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, वो त्रिलोचन पाल को राजा बनाकर जाता है विद्याधर, राज्यपाल की हत्या कर देता है। तो विद्याधर ने त्रिलोचन पाल को जब राजा बनाया तो यहाँ से तुंग नाम का एक मंत्री आता है कश्मीर के राजा का, और वे किसके खिलाफ लड़ता है? महमूद गजनवी के खिलाफ। तो ये इतिहास था दोस्तों हमारे कश्मीर का, प्राचीन से लेके 1339 तक। इसके बाद हम देखें कि दिल्ली सल्तनत में ये कई इस्लामिक राज्यों में, खासकर खिलजी और तुगलक वंश के राज्यों में रहा है। और उसके बाद मुग़ल काल में तो अकबर इसे जीत लेता है, और उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति जहांगीर प्रसिद्ध शालीमार बाग बनवाता है। कई सारी फिर कहानियाँ शुरू होती है। तो दोस्तों ये था कश्मीर का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं। जय हिंद।